नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। देश का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च। मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करता है टेलीमानस। 24 घंटे मौजूद रहेंगे हेल्थ काउंसलर्स। ईरान बना एससीओ का पूर्ण सदस्य। एंटी वेस्ट इमेज को मिली बढ़त। भारत के पास थी 2023 की अध्यक्षता। और अब बिना पीएचडी बनेंगे प्रोफेसर। अपने ही फैसले से पलटा यूजीसी। नेट और सेट तय की गई न्यूनतम योग्यता। चलिए खबरों की शुरुआत करें। भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ये तनाव का सामना कर रहे लोगों से तुरंत बात करेगा। इस साल टेलीमानस सेंटर पर सबसे ज्यादा कॉल्स जम्मू कश्मीर से दर्ज की गई। इसी के मद्देनजर ये चैटबॉट लॉन्च किया गया। इस पहल में 24 घंटे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ काउंसलर्स और कंसल्टेंट मौजूद रहेंगे। भारत सरकार ने यूनियन बजट 2022 में नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया और टेलीमानस की घोषणा की थी। टेलीमानस से मतलब है टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। इसमें लोग टोल फ्री नंबर या शॉर्ट कोड डायल करके टेलीमानस हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। यह कॉल IVRS आधारित ऑडियो कॉलिंग है, जिसमें ऑटो कॉल बैक की सुविधा भी उपलब्ध है। कॉल बैक सेवा के माध्यम से कॉल करने वाले से पहले एक प्रशिक्षित मानसिक सलाहकार द्वारा बात की जाएगी। टेली सलाहकार या तो अपनी क्षमताओं के भीतर जरूरी देखभाल प्रदान करेंगे या फिर कॉल करने वाले को विशेषज्ञ देखभाल के लिए रेफर कर देंगे। यदि कॉल करने वाले को विशेष देखभाल की जरूरत होती है तो कॉल को एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा हैंडल किया जाएगा। इस स्तर की सेवा में ऑडियो और वीडियो दोनों ही विकल्प शामिल होंगे। आपको बता दें कि मानसिक स्वास्थ्य हमारी ओवरऑल हेल्थ का अहम हिस्सा है। इसे केवल मानसिक बीमारी तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें मेंटल वेलबींग, मेंटल डिसऑर्डर का ना होना, उसका इलाज और देखभाल शामिल होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के चलते होने वाली आयु समायोजित आत्महत्या दर प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 21.1 है। मानसिक स्वास्थ्य के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान 2021 से 2030 के बीच 1.03 ट्रिलियन $, आंका गया है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में पीएचडी डिग्री की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस and other measures for the maintenance of standards in higher education regulations 2018 को संशोधित किया गया है। अब इस पोस्ट के लिए पीएचडी की योग्यता ऑप्शनल है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में NET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, SET यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और SLET यानी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट की न्यूनतम योग्यता रखी जाएगी। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्रूटमेंट में SET और SLET की योग्यता नहीं रहेगी। यूजीसी का यह फैसला 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के बाद साल 1948 में डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया था। इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को यूनाइटेड किंगडम के मॉडल पर गठित करने की बात कही गई थी। 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का शुभारंभ किया गया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका गठन नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक सांविधिक संस्था के तौर पर किया गया। इसका मकसद उच्च शिक्षा में गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स शामिल हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस होगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को बंगाल के प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। साल 1924 में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडवोकेट के तौर पर एनरोल किया। 1926 में वे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लिंकन यूनिवर्सिटी लंदन चले गए। साल 1927 में वे बैरिस्टर बने। मात्र 33 साल की उम्र में वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के दुनिया के सबसे युवा वाइस चांसलर बने। वे एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य के तौर पर एक्टिव रहे। बंगाल लेजिस्लेटिव में सदस्य के तौर पर शामिल रहे। हिंदू महासभा में शामिल होने के बाद साल 1944 में वे इसके अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद वे चाहते थे कि हिंदू महासभा केवल हिंदुओं तक सीमित न रहे और इसी मुद्दे पर नवंबर 1948 में वे हिंदू महासभा से अलग हो गए। देश में बनी अंतरिम सरकार में वे उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर शामिल हुए थे। हालांकि दिल्ली समझौते के मुद्दे पर उन्होंने साल 1950 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। 1952 में आयोजित चुनावों में भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें जीती। वे अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य के दर्जे के घोर विरोधी थे। वे इसे भारत का बाल्कनाइजेशन मानते थे। इन प्रावधानों के विरोध में हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ मिलकर उन्होंने सत्याग्रह आयोजित किया। इसके चलते साल 1953 में उन्होंने कश्मीर की यात्रा की और बॉर्डर पार करते वक्त 11 मई 1953 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। 23 जून 1953 को उनकी मृत्यु कैद में ही हो गई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त बीजेपी की पेरेंट पार्टी भारतीय जनसंघ है। बीते दिनों संपन्न हुई SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में ईरान को पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल गया है। ईरान का SCO में शामिल होना ज्यादा प्रतिनिधित्व और बहुपक्षीय व्यवस्था को दिखाता है। अब SCO में कुल 9 पूर्ण सदस्य हो गए हैं। भारत के लिहाज से ईरान का SCO में शामिल होना कई मामलों में अहम है। SCO के लक्ष्यों में स्थायित्व और सुरक्षा को अहमियत दी गई है। हालांकि इस बार हुए सम्मेलन में कनेक्टिविटी एक मुख्य मुद्दा रहा है। भारत की कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी में ईरान मुख्य है। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट में टर्मिनल ऑपरेट करता है, जहां से अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया में जगह मिलती है। साथ ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भारत ईरान के जरिए रूस तक पहुंचता है। इसके अलावा सेंट्रल एशियन देशों के साथ एक मल्टी मॉडल ट्रेड रूट की बात की जा रही है। इससे भारत चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने बगैर इस क्षेत्र में व्यापार कर सकेगा। हालांकि ईरान के शामिल होने से SCO की एंटी वेस्ट इमेज और पुख्ता हुई है। SCO में पहले से मौजूद रूस और अभी ईरान पर USA द्वारा कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस साल की बैठक में बेलारूस को स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल करने की बात हुई है। अगले साल बेलारूस को इसके सदस्य के तौर पर देखा जा सकता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रूस का सगा भाई माना जाता है। ऐसे में भारत के सामने क्वाड और SCO दोनों के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक के तौर पर किसे जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय या फिर मोहन भागवत? अगला प्रश्न है, SCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरान SCO का स्थायी सदस्य है। साल 2023 की सालाना बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत को अफ्रीका से जोड़ता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए अब देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, SAFF चैंपियनशिप 2023 का विजेता भारत बना है। भारत ने यह खिताब किस देश को हराकर हासिल किया? पाकिस्तान, कुवैत, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? सही जवाब है विकल्प बी यानी कुवैत। दूसरा प्रश्न है, लेप्टोस्पायरोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज है। आमतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। भारत में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक कथन सही है। आमतौर पर यह बीमारी तेज तापमान और आर्द्रता वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। भारत में इस बीमारी के हजारों मामले हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आप जाइए, इसकी PDF आपको मिलेगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।